ईशानी, अगर तुम्हारे मन में मेरी और तुम्हारी एज को लेकर कुछ डाउट हो तो प्लीज मुझे अभी बता दो, क्योंकि शादी के बाद मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा हो। दीपांकर की बात सुनकर इस बार ईशानी थोड़ा बेचैन हो गई थी। वो तड़पते हुए बोली, दीपांकर, प्यार ना तो उम्र देखता है, ना जाति ना धर्म। माना कि अभी मेरी उम्र इतनी नहीं हुई है कि मुझे सारी दुनियादारी पता हो, पर हाँ, इतना जरूर जानती हूँ कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। और यह उम्र का डिफरेंस कभी भी हम दोनों का प्यार कम नहीं कर सकता। और फिर वो थोड़ा इतराती हुई कहती है, और हाँ, एक बात अच्छी तरह से समझ लो, ये बार बार ये कहना बंद करो कि मैं उम्र में अभी बहुत छोटी हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं कि 19 साल की होने में अब सिर्फ 5 महीने ही बाकी हैं। अब मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ कि तुम मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करो। 1 हफ्ते बाद तुम्हारी बीवी बनने जा रही हूँ, इसलिए अब आप मुझे पति का प्यार देने के लिए तैयार हो जाओ। ईशानी की बातों से दीपांकर के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वो उसे कमर से पकड़ते हुए अपने थोड़ा नजदीक कर लेता है और कहता है, फिलहाल पति का प्यार तो बाद में दे दूंगा, पर अभी तुम्हारा प्रेमी बनकर तुम्हारे ओठों की लाली चुराना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर क्यों? क्योंकि आप कुछ ज्यादा ही मुझे दर्द देने लगते हो। माय डियर, प्यार में दर्द ना हो तो फिर प्यार कैसा? हाँ, ये अलग बात है कि इस दर्द से तुम्हें डर लगता हो, तो फिर मैं अपनी जान को कभी परेशान नहीं करूंगा। ईशानी अपनी नजरें झुका लेती है और कहती है, जान, जब आप मेरे करीब आते हो तो फिर मैं खुद पर काबू नहीं कर पाती, और बस मन करता है कि तुम मुझे। ईशानी के ये शब्द दीपांकर की धड़कनों को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, और वो मुस्कुराते हुए कहता है, यीशु, तुम्हें पता है, मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही बीवी चाहता था, जो अपने दिल की बात खुलकर कहे और मुझसे रोमांटिक बातें भी करे। इसका मतलब मैं 100% तुम्हारी बीवी बनने के लायक हूँ। 100 नहीं, 200% माई डियर। और फिर उस दिन दीपांकर और ईशानी पूरे दिन एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और शाम को वो दोनों एक दूसरे से वादा भी करते हैं कि उन दोनों के मन में अगर कभी कोई बात आएगी तो वो दोनों एक दूसरे से शेयर करेंगे। धीरे धीरे 4 दिन बीत गए थे और शादी में सिर्फ 2 दिन बाकी थे। ईशानी की मम्मी पापा ने शादी के लिए एक बहुत बड़ा मैरिज हॉल बुक किया था। शादी में अब सिर्फ एक दिन बाकी था। प्रभाकर शगुन की मेहंदी लेकर रिसॉर्ट आया था। ईशानी के हाथों में दीपांकर के नाम की मेहंदी लग गई थी। प्रभाकर ईशानी की खुशी देखकर उसे चिढ़ाते हुए कहता है, मेरे भैया के नाम की मेहंदी क्या रची, तुम तो हवा में उड़ने लगी। और जब मेरे भैया को पूरी तरह से पालोगी तब तुम्हारा क्या हाल होगा? प्रभाकर, तुम्हें क्या पता कि ये मेहंदी मेरी कितनी मिन्नतों के बाद मेरे हाथों में सजी है। अच्छा, इतना प्यार करती हो मेरे भैया से? प्रभाकर, मेरे पास शब्द नहीं है जो मैं बता पाऊं कि मेरे प्यार की गहराई कितनी है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मेरा उनसे जन्मों का रिश्ता है। तभी तो उस चेहरे को देखते ही मैं उनकी दीवानी हो गई। अब तो हर पल मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे दीपांकर मुझसे कभी ना रूठे, क्योंकि अगर वो रूठ गए ना तो मैं जी नहीं पाऊंगी। ये उसने बड़े उदास लहजे में कहा। तो प्रभाकर मुस्कुराते हुए कहता है, ईशानी, इतना भी किसी से प्यार नहीं करना चाहिए कि कोई तुम्हें चोट पहुंचाए तो तुम जी ना पाओ। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि हाँ प्रभाकर, तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये मेरा दिल अब सही गलत नहीं समझता। अगर कुछ समझता है तो बस इतना कि दीपांकर हर पल मेरे साथ रहें।
और मुझसे कभी दूर ना जाएं। प्रभाकर जब देखता है कि ईशानी की आंखों में आंसू हैं, तो वो हंसाने के लिए कहता है, बस करो, मुझे तुम्हारे इश्क की दास्तान नहीं सुननी। ईशानी मुस्कुराते हुए कहती है, अब सुननी तो पड़ेगी, क्योंकि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, और दीपांकर के बाद इस पूरी दुनिया में एक तुम ही हो जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकती हूँ। उन दोनों को बातें करते हुए काफी टाइम हो गया था। मेहंदी का फंक्शन और नाच गाना अभी भी हो रहा था। लगातार म्यूजिक की आवाज से ईशानी का सर दर्द हो रहा था, इसलिए वो प्रभाकर के साथ टेरेस पर आ जाती है। रात के 12:30 बज रहे थे और दीपांकर के घर में मेहंदी का फंक्शन खत्म हो चुका था। सारे मेहमान भी चले गए थे। प्रभाकर अभी भी घर वापस नहीं आया था। इस वजह से सुधा जी को बहुत चिंता हो रही थी। वो बार बार प्रभाकर को कॉल लगा रही थी, लेकिन प्रभाकर की कॉल नहीं लग रही थी। उन्होंने अशोक जी को कॉल किया, तो अशोक जी उन्हें बताते हैं कि यहाँ तो प्रभाकर नहीं है। सुधा जी जब ये बात दीपांकर को बताती हैं, तो दीपांकर अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी, डोंट वरी, मैंने घर के सभी मेंबर्स के फ़ोन में एक सिक्योर लोकेशन ट्रैकिंग फीचर ऑन कर दिया है, ताकि मेरी फैमिली का कोई भी मेंबर अगर कभी मुसीबत में हो, तो मुझे तुरंत उसके बारे में सारी जानकारी मिल जाए। मैं अभी पता करके बताता हूँ कि प्रभाकर इस समय कहाँ है। वो प्रभाकर की लोकेशन ट्रेस करता है, तो लोकेशन मैरिज हॉल की थी। उसने ईशानी के फोन में भी ट्रैकिंग फीचर लगाया था, इसलिए वो ईशानी का फोन भी ट्रैक करता है। तो दोनों फोन की लोकेशन एक पास ही नजर आती है। इस बात से दीपांकर पहले तो थोड़ा परेशान होता है, लेकिन फिर उसे ईशानी की बातें याद आती हैं, तो वो अपने आप को डांटते हुए कहता है, दीपांकर, कल वो तुम्हारी बीवी बनने जा रही है, और तुम अगर बार बार उस पर शक करोगे, तो तुम्हारे रिश्ते में दरार पड़ जाएगी। इसलिए फालतू की बातें सोचना बंद करो। पहले तो वो सोचता है कि अशोक जी से कहे कि प्रभाकर वही मैरिज हॉल में है, इसलिए उससे कह दीजिए कि वो घर आ जाए। लेकिन वो समय देखता है। वो अपने मन में सोचता है कि रात के 1 बज रहे हैं, और अब घर के लगभग सभी लोग सो गए होंगे, इसलिए उन्हें फोन करके जगाना ठीक नहीं है। यहाँ से थोड़ी ही दूरी है, क्यों ना मैं ही जाकर उसे ले आऊं। यही बात सोचकर वो मैरिज हॉल की तरफ निकल पड़ता है। हॉल में कुछ स्टाफ था जो जाग रहा था, बाकी सभी लोग सो रहे थे। वो लोकेशन ट्रेस करते करते टेरेस पर पहुंच जाता है, जहां ईशानी प्रभाकर का हाथ पकड़े मुस्कुराते हुए कह रही थी, प्रभाकर, सच में तुम्हारे साथ तो टाइम का पता ही नहीं चलता। तुमसे बात करते हुए पूरी 1 घंटा बीत गया है, और अभी भी ऐसा लग रहा है कि कितनी सारी बातें अभी बाकी हैं। अच्छा, तो फिर चलो ना मेरे साथ मेरे घर। फिर 24 घंटे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और मुझसे जी भर कर बातें कर लेना। ईशानी मुस्कुराते हुए कहती है, कल आ रही हूँ ना तुम्हारे घर तुम्हारी भाभी बनकर। माना कि कल तुम मेरे तेवर बन जाओगे, लेकिन हमारा जो ये रिश्ता है वो कभी नहीं बदलेगा। प्रभाकर थोड़ा ड्रामा करते हुए कहता है, इसी बात का तो रोना है कि अब तुम मेरी भाभी बन रही हो। ईशानी समझ जाती है कि प्रभाकर उससे मजाक कर रहा है, इसलिए वो भी उससे उसी अंदाज में बात करते हुए कहती है, तुम कहो तो मैं दीपांकर सिंह से शादी करने के लिए मना कर दूं। प्रभाकर नाटकीय अंदाज में कहता है, नहीं यार, अब मेरे भैया से शादी कर लो। बेचारे मेरे भैया को वैसे भी कोई लड़की आज तक पसंद नहीं आई। अब अगर उन्होंने तुम्हें पसंद किया है, तो शादी करके उन पर मेहरबानी कर दो। उन दोनों की बातें सुनकर दीपांकर का दिल टूट गया था। उसका शक शक नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की वो हकीकत बन गया था
जिसे अब ना वो किसी से कह सकता था और ना ही झुठला सकता था। वो तभी पाँव अपने घर वापस आ जाता है और सीधा अपने कमरे में जाकर कर रूम को लॉक कर लेता है। वो आईने में खुद को देखते हुए कहता है, ईशानी, मैं नहीं जानता कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने तो तुमसे पूछा भी था, फैसला लेने की आज़ादी भी दी थी, लेकिन फिर भी तुमने मुझे ही चुना। और आज जब चुन लिया था, तो फिर मुझसे बेवफाई क्यों की। वो ये सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी उसके फोन पर प्रभाकर और ईशानी की कुछ पिक्चर्स आती हैं। उन सारी पिक्चर्स को देखकर दीपांकर का गुस्सा सातवें आसमान पर था। ईशानी और प्रभाकर के रिश्ते पर उसे शक तो बहुत पहले ही हो गया था, और आज इन पिक्चर्स ने उसके शक को हकीकत में बदल दिया था। ईशानी की बेवफाई अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसका मन तो कर रहा था कि अभी इसी वक्त वो ईशानी के पास जाए और उन फोटो को दिखाते हुए उससे कहे कि अगर प्रभाकर ही तुम्हें पसंद है तो प्रभाकर से ही शादी कर लो, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो। पर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता और अपने आप से कहता है, ईशानी, ये प्यार का खेल जो तुम मेरे साथ खेल रही हो, अब इस खेल में मैं भी खिलाड़ी बनकर खेलूंगा। तुमने अभी तक मुझे ऑडियंस बनाकर रखा था, लेकिन अब बारी मेरी है। तुम्हारी इन पिक्चर्स को देखकर मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, और अब इन्हीं दिल के टुकड़ों को मैंने तुम्हारे सीने में नस्तर बनकर ना चुभोया तो मेरा नाम भी दीपांकर सिंह नहीं है। बड़े अरमान है ना तुम्हें प्रभाकर के साथ 24 घंटे रहने का, तो मैं तुम्हारा यह अरमान जरूर पूरा करूंगा। मैं कल तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें विदा कराकर अपने घर भी लाऊंगा, लेकिन सिर्फ इसलिए कि जिस तरह से तुमने मेरा दिल तोड़ा है, उसी तरह से मैं भी तुम्हारा दिल सबके सामने तोड़ सकूं। सुबह हो गई थी और घर में बहुत चहल पहल थी, पर दीपांकर के चेहरे पर कोई रौनक नहीं थी। उसकी नजर जब बाहर से आते हुए प्रभाकर पर पड़ी, तो प्रभाकर के बिखरे हुए बालों और अस्त व्यस्त कपड़ों को देखकर वो अपने मन में कहता है, ईशानी, तुमसे तो मैं वफा की उम्मीद क्या करता, क्योंकि तुमसे मिले हुए तो मुझे बस मुश्किल से कुछ दिन हुए हैं, पर यहाँ तो मेरा अपना सगा भाई, जिसे मैंने अपनी गोद में खिलाया और अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसी भाई ने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। वो भी सिर्फ एक लड़की की वजह से। एक बार तुमने मुझसे कहा होता कि तुम्हें ईशानी पसंद है, तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे लिए ईशानी को छोड़ देता, लेकिन तुमने एक बार भी मुझसे नहीं कहा। वो सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी प्रभाकर उसके पास आ जाता है और उसके गले लगते हुए कहता है, भाई, बस कुछ घंटे और इंतजार कर लीजिए, आपके ख्वाबों की मलिका आपके घर आंगन में आने वाली हैं। पता नहीं कि वो मेरे ख्वाबों की मलिका है या फिर किसी और की। क्या बात है भाई, आज तो आप टूटे हुए आशिकों के जैसी बातें कर रहे हो। तभी वहां सुधा जी आ जाती हैं और प्रभाकर से गुस्से में कहती हैं, कहाँ थे पूरी रात। मम्मी, मैं और ईशानी बहुत देर तक बातें करते रहे, पता ही नहीं चला कि कब रात के 1 बज गए। और फिर ईशानी ने मुझसे कहा कि यहीं रुक जाओ, तो मैंने भी सोचा कि रात में आपको बेल बजाकर क्यों डिस्टर्ब करूं। यही बात सोचकर मैं वहीं हॉल में रुक गया था। सुधा जी गुस्से से कहती हैं कि हर वक्त ईशानी ईशानी क्यों कहते रहते हो। तुम्हें पता है ना कि वो तुम्हारी होने वाली भाभी है, तो थोड़ा रिस्पेक्ट से भाभी बोला करो। वो हंसते हुए कहता है, मैं उसे भाभी बोलूंगा ना तो वो मेरा सर फोड़ देगी। वो मेरी सिर्फ वो मेरी दोस्त है और दोस्त ही रहेगी। सुधा जी उसे समझाते हुए कहती हैं, बेटा, तब की बात दूसरी थी, अब वो तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी बनने वाली है। ओफो मम्मी, प्लीज ये सारी बातें छोड़ दो
और मुझे एक अच्छी सी कॉफी पिला दो। इस ईशानी की बच्ची ने पूरी रात मुझे जगाया है। खुद तो अब घोड़ी बेचकर सो रही होंगी और मुझे जगाकर कहती हैं, अब जाओ यहाँ से, वहां दीपांकर को तुम्हारी जरूरत होगी। दीपांकर जो प्रभाकर की सारी बातें सुन रहा था और मन ही मन गुस्से से आग बबूला भी हो रहा था, वो थोड़ा तंजियन अंदाज में कहता है, मम्मी, मुझे लगता है कि रानी को प्रभाकर से शादी करनी चाहिए थी। दोनों की उम्र और नेचर बिल्कुल सेम है। प्रभाकर हंसते हुए कहता है, मम्मी, भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप इजाजत दो तो भैया की जगह मैं दूल्हा बन जाऊं। प्रभाकर की ये बात दीपांकर के लिए जले पर नमक छिड़कने वाली बात थी। सुधा जी उसका कान पकड़ते हुए कहती हैं, हर वक्त मजाक सोचता रहता है। वो थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहती हैं, देखना दीपांकर, इन देवर भाभी की कितनी पटेगी। धीरे धीरे शाम होने लगी थी और दीपांकर दीपांकर अपने मन में कहता है, हाँ मम्मी, वो तो मुझे भी पता है। धीरे धीरे शाम होने लगी थी और दीपांकर दूल्हा बनकर रेडी हो गया था। जिस दिन के इंतजार में उसका एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा था, आज वो दिन उसकी जिंदगी में आ गया था। लेकिन उसके दिल में ना तो कोई खुशी थी और ना ही ईशानी से शादी करने में अब कोई इंटरेस्ट। लेकिन फिर भी वो शादी करने के लिए जा रहा था, क्योंकि उसके दिल में तो बदले की आग जल रही थी। थोड़ी देर में वो ईशानी के मैरिज हॉल पहुंच जाता है, जहां शुष्क लाल लहंगे में सजी ईशानी सबको अपनी खूबसूरती से आकर्षित कर रही थी। दीपांकर ने एक पल के लिए उसे देखा तो उसकी नजरें उसके चेहरे से नहीं हटी। ईशानी भी उसे दूल्हे के रूप में देखकर हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी। तभी वहां प्रभाकर आ जाता है। वो इशारे से ईशानी से कहता है कि तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। ईशानी प्रभाकर को देखकर भी हल्का सा मुस्कुरा देती है और उन दोनों के इशारे चोरी चोरी दीपांकर सब देख रहा था। तभी पंडित जी उन दोनों को वरमाला के लिए बुलाते हैं। दीपांकर बुझे मन से एक एक कदम चलता हुआ ईशानी के पास आता है। ईशानी धीरे से कहती है, क्या बात है, इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो। दीपांकर उसकी तरफ देखकर कहता है, अभी भी सोच लो कि शादी मुझसे करना है या किसी और से। ईशानी आगे बढ़कर उसके गले में वरमाला पहनाते हुए बहुत धीरे से कहती है, शायद तुम्हें जवाब मिल गया हो। थोड़ी देर में पंडित जी उन दोनों को मंडप में बुलाते हैं और शादी के मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे मंत्रों की आवाज गूंज रही थी, वैसे वैसे ईशानी के प्रति दीपांकर के मन में नफरतें बढ़ती जा रही थी। उधर ईशानी का चेहरा खुशी से चमक रहा था। जैसे जैसे रस्में हो रही थी, वैसे वैसे ईशानी इस बात को सोचकर खुश हो रही थी कि आज उसका दीपांकर हमेशा हमेशा के लिए उसका हो गया। तभी पंडित जी कहते हैं कि अब आप दोनों फेरे के लिए खड़े हो जाइए। पंडित जी की आवाज गूंजते ही ईशानी का दिल खुशी से धड़क उठा। वो उतावलेपन में जैसे ही उठी तो भारी लहंगे का घेर और पायल उसके पैरों में उलझ गए। संतुलन संभालने की कोशिश में उसका पैर जरा सा मुड़ गया। अगले ही पल उसके मुंह से दर्द की सिसकी निकली और ईशानी की मुस्कान पल भर में सिमट गई। उसने दर्द छुपाने की कोशिश की, मगर आंखों में नमी अपने आप उतर आई। ईशानी के आंसू देखकर दीपांकर समझ गया था कि उसके पैर में मोच आ गई है। वो जैसे ही कुछ कहने वाला होता है कि तभी प्रभाकर उसकी चिंता करते हुए कहता है, ईशानी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। आशा जी और ईशानी के मम्मी पापा भी उससे उसका हाल चाल पूछते हैं तो वो बताती है कि उसके पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, इस वजह से उससे चला नहीं जा रहा। पंडित जी कहते हैं, बेटा, थोड़ी हिम्मत करके उठो, क्योंकि अभी फेरे बाकी हैं।
तभी प्रभाकर कहता है, अरे पंडित जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। मेरे भैया अपनी दुल्हनिया को गोद में उठाकर फेरे ले लेंगे। इतना कहते हुए वो दीपांकर से कहता है, भैया, अब अगर शादी करनी है तो आपको ईशानी को उठाना होगा। ईशानी मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू प्रभाकर, तुम सच में मेरे सच्चे दोस्त हो। दीपांकर एक नज़र ईशानी पर डालता है तो दर्द में तड़पती हुई ईशानी को देखकर वो उसे उठा लेता है। ईशानी भी बड़े नजाकत से दीपांकर के गले में अपनी बाहें डाल देती है और उसे हसरत भरी नजर से देखने लगती है। दीपांकर को जब महसूस होता है कि वो उसे ही देख रही है तो कहता है, क्या मेरे चेहरे में किसी और की झलक दिख रही है? ईशानी बहुत रोमांटिक अंदाज में कहती है, हाँ, मेरे महबूब की, जो ना जाने क्यों मुझे देख नहीं रहा है। दीपांकर को लगता है कि वो प्रभाकर की बात कर रही है, क्योंकि इस समय प्रभाकर फोन पर बात करते हुए दूसरी तरफ देख रहा था। धीरे धीरे सातों फेरे हो जाते हैं और कुछ रस्मों के साथ ही पंडित जी कहते हैं कि ये शादी संपन्न हुई। अब आप लोग अपने बड़ों से आशीर्वाद ले सकते हैं। दीपांकर इम्पोर्टेंट कॉल का बहाना करके वहां से चला जाता है। तभी प्रभाकर ईशानी के पास आता है। ईशानी अपना मंगलसूत्र प्रभाकर को दिखाते हुए कहती है, देखो, आज से मैं दीपांकर सिंह की परमानेंट बीवी बन गई हूँ, इसलिए मुझसे थोड़ी रिस्पेक्ट में बात करना। और हाँ, अब से तुम मुझे भाभी जी बोलोगे। बिल्कुल, मैं तो आपका दास हूँ। आप जो आदेश करेंगे, मैं सर झुकाकर आपका हर आदेश मानूंगा। ईशानी उसकी बात पर हंसने लगती है। थोड़ी देर में विदाई की रस्में भी हो जाती हैं और ईशानी आंखों में हजारों ख्वाब सजाए दीपांकर के घर आ जाती है। वो तो बस उस पल का इंतजार कर रही थी कि दीपांकर उसके पास आए और वो ढेर सारी बातें करे और उसे बताए कि आज वो अपने आप को दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की समझ रही है। धीरे धीरे शाम हो रही थी और ज्यादातर मेहमान घर से जा चुके थे। कुछ मेहमान थे तो वो शादी की भाग दौड़ की वजह से थक गए थे, इसलिए कमरे में आराम कर रहे थे। दीपांकर घर पर नहीं था, इसलिए सुधा जी प्रभाकर से कहती हैं, बेटा, ईशानी को दीपांकर के कमरे में ले जाओ। प्रभाकर ईशानी को दीपांकर के कमरे की तरफ ले जाने लगता है। ईशानी प्रभाकर को बताती है कि उसे मंडप में कोई मोश नहीं आई थी। वो तो चाहती थी कि दीपांकर उसे गोद में उठाकर फेरे ले, बस इसी वजह से वो नाटक कर रही थी। प्रभाकर हंसते हुए कहता है, मुझे थोड़ा शक हो गया था, इसीलिए तो मैंने गोद में उठाने वाली बात कही थी। वैसे तुम नंबर एक की फिल्मी हो। तभी वहां दीपांकर आ जाता है। वो जब देखता है कि ईशानी प्रभाकर के साथ हंसते हुए उसके कमरे में जा रही है, तो वो पीछे के रास्ते से अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा होकर उन दोनों की बातें सुनने लगता है। प्रभाकर हंसते हुए कह रहा था, मान गया ईशानी, यार तुम सच में बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। देखा तुमने, मैंने मंडप में कितनी अच्छी एक्टिंग की। दीपांकर भैया ने वैसे तो बड़े बड़े चोर पकड़े हैं, लेकिन इस चोरनी को नहीं पकड़ पाए जो उनकी आंखों के सामने झूठ पर झूठ बोलती गई। वो जोर से हंसने लगती है तो प्रभाकर कहता है, जरा धीरे हंसो, वरना अगर दीपांकर भैया को हम दोनों का कारनामा पता चल गया ना, तो आज रात ही तुम्हें गोली मार देंगे। वो मजाकिया अंदाज में कहती है, गोली तो मारेंगे, मगर आंखों से, तुम नहीं सुधरने वाली। इतना कहते हुए वो जैसे ही वहां से जाने लगता है तो ईशानी कहती है, प्रभाकर प्लीज थोड़ी देर और बैठो ना, अभी तो दीपांकर भी नहीं आए हैं और मुझे आज डर भी लग रहा है। प्रभाकर मुस्कुराते हुए कहता है,
अच्छा, मेरे सामने डर नहीं लगता, लेकिन दीपांकर भैया के आने पर तुम्हें डर लग रहा है। प्रभाकर थोड़ी देर वहीं बैठ जाता है और कहता है, ईशानी, मैंने जो अपनी फीलिंग्स तुमसे शेयर की हैं, प्लीज वो दीपांकर भैया से कभी मत बताना, क्योंकि अगर उन्हें ये सारी बातें पता चलेंगी तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वो मेरी फीलिंग्स को समझेंगे भी नहीं। बस इसीलिए अभी चुप हूँ। ईशानी उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहती है, डोंट वरी, तुम्हारा सीक्रेट हम दोनों के बीच ही रहेगा और उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि हम दोनों उनसे कुछ छुपा रहे हैं। प्रभाकर थोड़ी देर बाद वहां से चला जाता है, लेकिन दीपांकर वहीं खड़ा खुद से कहता है, कुछ देर पहले न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जो कुछ भी ईशानी के बारे में सोचता हूँ वो सब गलत है। वो पिक्चर छोटी है, वो बातें छोटी हैं जिन बातों को मैंने सुना था, पर अब ये सब सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि मैं 100% सही हूँ। तुमने मेरे साथ साथ मेरे भाई की भी जिंदगी बर्बाद की है। बड़े भाई से शादी करके छोटे भाई से आशिकी कर रही हो। अब ये आशिकी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। तुमने सिर्फ मेरा प्यार देखा था, पर नफरत नहीं। बेवफाई क्या होती है अब मैं तुम्हें बताऊंगा। जब तुम्हारी आंखों के सामने मैं किसी और की बाहों में रात बिताऊंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि बेवफाई क्या होती है। थोड़ी ही देर बाद वो कमरे में आता है और ईशानी को देखते हुए मन में कहता है, तुम्हारी बेवफाई ने बस इतना मुझे सिखाया है कि हर मुस्कान वफा की गारंटी नहीं होती। इधर ईशानी का रो रो कर बुरा हाल था। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी सजा दीपांकर उसे दे रहे हैं। वो कुछ घंटे यूं ही दरवाजे की तरफ एकटक देखती रहती है कि शायद दीपांकर उसके पास आ जाए, लेकिन रात के 3 बज गए थे और दीपांकर अभी तक कमरे में नहीं आया था। इसलिए वो अपने कमरे से बाहर आ जाती है और दीपांकर को हर जगह तलाश करती है, लेकिन उसे दीपांकर कहीं भी नजर नहीं आता। तो वो वापस अपने कमरे में आती है और दीपांकर को कॉल करने लगती है। उसे डर इस बात का लग रहा था कि कहीं दीपांकर उसे छोड़कर चला ना जाए, इसलिए समय रहते ही वो उसे मनाना चाहती थी और कहना चाहती थी कि उससे जो भी गलती हुई है उसके लिए वो उसे माफ कर दे, पर मेरे साथ ऐसा व्यवहार ना करे। दीपांकर के फोन पर कॉल तो जा रही थी, लेकिन वो फोन रिसीव नहीं करता है। वो भी कम जिद्दी नहीं थी, वो उसे कॉल पर कॉल करती जा रही थी। अंत में थक हार कर वो रोते रोते सो जाती है। सुबह के 9 बज रहे थे। वो अभी भी सो रही थी। गेट खुला हुआ था और वो बेड पर लेटी हुई थी। दीपांकर कमरे में आता है और वॉशरूम में जाकर शावर लेने लगता है। शावर की आवाज सुनकर ईशानी की नींद टूट जाती है। वो जल्दी से उठकर बैठ जाती है। तभी दीपांकर शावर लेकर बाहर आ गया था और जल्दी से रेडी होकर जैसे ही बाहर जाने लगा, तो वो आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो हाथ छुड़ाते हुए कहता है, मेरी बेरुखी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, पर ये उम्मीद करती हो कि मैं तुम्हारी बेवफाई बर्दाश्त करता रहूं, तुम्हें किसी और की बाहों में देखकर भी अपनी आंखें बंद कर लूं और दिल को तसल्ली दे दूं कि तुम सिर्फ मेरी नहीं उसकी भी हो। वो आगे बढ़कर दरवाजे को लॉक कर लेती है और हाथ जोड़ते हुए कहती है, दीपांकर प्लीज, भगवान के लिए ऐसे शब्द मत बोलो। मम्मी जी मेरे बारे में क्या सोचेंगी? और प्रभाकर, यही कि जिसे वो मासूम समझती थी वो मासूम नहीं, दिल फरेब है। दीपांकर, मैंने तुम्हारे साथ कोई दिल फरेबी नहीं की।
तुम उन फोटो को देखकर मेरे बारे में कैसे कह सकते हो कि मैं कैरेक्टर लेस हूँ? वो तंज भरी हंसी हंसते हुए कहता है, राइट, कुछ फोटो देखकर ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि तुम कैरेक्टर लेस हो, लेकिन तुम्हारी बातें, तुम्हारी हरकतें मैं पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ और नोटिस भी करता हूँ। पर मेरी आंखों पर प्यार का ऐसा भूत सवार था कि मुझे कभी तुम पर शक नहीं हुआ। पर कल रात जब मैंने तुम्हें प्रभाकर के साथ देखा और वो सारी बातें भी सुनी जो तुम दोनों एक दूसरे से कह रहे थे, तब से मुझे यकीन हो गया है कि तुमने मेरे साथ बेवफाई की है और तुम्हारा प्रभाकर के साथ अफेयर चलता है। दीपांकर, तुमने उन बातों को आधा अधूरा सुना है। मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ। मुझे अब ना तुम्हारी बातों में इंटरेस्ट है और ना तुम में। अगर तुम्हें मुझ पर पहले से शक था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? सिर्फ ये देखने के लिए कि तुम दोनों रिश्ते की आड़ में और कितने दिन रासलीला करोगे। ईशानी अपने दोनों कानों पर हाथ रखते हुए जोर से चीखते हुए कहती है, दीपांकर, बस चुप हो जाओ। इतना भी मुझे गिरा हुआ मत साबित करो कि मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊं। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी प्रभाकर दरवाजे को नॉक करते हुए कहता है, ईशानी, मम्मी आपको नीचे बुला रही हैं। जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ और मैं भी कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। दीपांकर टॉन्ट मारते हुए कहता है, लो, आ गया तुम्हारा आशिक। अब मैं पूरे दिन के लिए जा रहा हूँ, तुम उसके साथ एंजॉय करो और रात में मुझे बेवकूफ बनाने के लिए ये रोने धोने की एक्टिंग करना, शायद मैं पिघल जाऊं। इतना कहते हुए वो वहां से चला जाता है और ईशानी वहीं बैठकर रोने लगती है। करीब 1 घंटे बाद प्रभाकर फिर उसके कमरे में आता है तो कमरे का दरवाजा खुला था। वो जैसे ही कमरे में एंटर करता है तो उसे ईशानी के रोने की आवाज सुनाई देती है। ईशानी को रोता हुआ देखकर वो उसके पास आता है और कहता है, क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रही हो? वो जल्दी से अपने आंसू पोंछती है और कहती है, नहीं, कोई बात नहीं, बस मुझे मम्मी पापा की याद आ रही थी, इसलिए रोना आ गया। तभी सुधा जी वहां आ जाती हैं और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, अगर मम्मी पापा की याद आ रही है तो दीपांकर के साथ उनसे मिलने के लिए चली जाओ। नहीं मम्मी जी, मैं बाद में चली जाऊंगी, अभी मैं ठीक हूँ। प्रभाकर उसे बहुत गौर से देखता है तो वो समझ जाता है कि ईशानी झूठ बोल रही है। जरूर कोई और बात है जिस वजह से वो रो रही थी। जैसे ही सुधा जी कमरे में जाती हैं तो वो ईशानी से कहता है, ईशानी, मैं जानता हूँ कि बात कुछ और है। क्या भाई ने तुमसे कोई बात ऐसी कही है जिससे तुम्हें रोना आ गया? ईशानी अपने मन में सोचती है कि अब मैं कैसे तुम्हें बताएं कि दीपांकर को ऐसा लगता है कि मेरा तुम्हारे साथ अफेयर है। वो प्रभाकर से झूठ बोलते हुए कहती है, प्रभाकर, तुम यहाँ से जाओ, मुझे सच में कुछ नहीं हुआ है। नहीं, मुझे लग रहा है कि भाई ने आपके साथ मिसबिहेव किया है। नहीं प्रभाकर, तुम जाओ यहाँ से। रही बात दीपांकर की, तो दीपांकर तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो भला मेरे साथ मिसबिहेव क्यों करेंगे? तुम फालतू में टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रभाकर वहां से चला जाता है और ईशानी खुद से कहती है, प्रभाकर, मुझे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करनी होगी, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती। रात के 10 बज रहे थे और दीपांकर अभी भी घर नहीं लौटा था। ईशानी को इस बात से बहुत चिंता हो रही थी। उसका फोन भी स्विच ऑफ बता रहा था। वो बड़ी बेचैनी से पूरे कमरे में टहल रही थी कि तभी उसे गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है और वो भागती हुई गेट पर पहुंच जाती है। दीपांकर मुस्कुराते हुए किसी से फोन पर बात कर रहा था और कह रहा था
कि तुम्हारे साथ वक्त का पता ही नहीं चला। वैसे ही मैं घर पहुंच गया हूँ। ओके बाय। गुड नाइट। ईशानी जो दरवाजे पर खड़ी थी, दीपांकर उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखता है और चुपचाप अपने कमरे में आ जाता है। ईशानी भागती हुई उसके पीछे पीछे आती है और कहती है, दीपांकर मैं आपका डिनर यहीं ले आऊं? वो गुस्से से दहाड़ते हुए कहता है, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चिंता करनी है तो अपने यार की करो, मेरी नहीं। जो तुम्हारे साथ 24 घंटे रहने के लिए परेशान हो रहा है। और हाँ, मेरे सामने ये मासूम बनकर रहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुमने कितनी रातें उसके साथ बिताई हैं। दीपांकर, तुम अपने उस भाई पर इल्जाम लगा रहे हो जो तुम्हें जान से भी ज्यादा प्यार करता है। जान से ज्यादा मुझे प्यार करता है। इसीलिए तो मेरी जान को अपनी बाहों में कैद कर लिया। ईशानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपने मन में कहती है, मुझे नहीं पता था दीपांकर कि तुम्हारे मन में मेरे लिए इतना जहर है, वरना मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। दीपांकर कपड़े चेंज करके स्टडी रूम की तरफ जाने लगता है तो ईशानी आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लेती है और कहती है, 2 दिन भी हमारी शादी को नहीं हुए हैं। आप हर रात अगर स्टडी रूम में जाकर सोएंगे तो मम्मी जी क्या सोचेंगी? मेरी नहीं तो कम से कम उनके बारे में ही सोच लीजिए। दीपांकर को ईशानी की बात सही लगती है, इसलिए वो कमरे में ही रुक जाता है और सोफे पर जाकर लेट जाता है। वो अपने मन में कहता है, ईशानी, काश बेवफाई की जगह तुमने मेरी जान ले ली होती तो भी मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होती। पर तुमने तो मेरी पीठ पर वो खंजर मारा है कि जिसे मैं दुनिया वालों को बता भी नहीं सकता कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। दोस्तों, मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ कि प्लीज़ कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक ज़रूर किया करें। और चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। और हाँ दोस्तों, एक छोटा सा कमेंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें ताकि मुझे पता चले कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है।